Hello students, today we are going to start chapter 6 of our India People and Economy book. The chapter title is Water Resources. In this chapter, we will learn about the status of water resources in India, demand of water resources and utilization, water conservation and management aspects. Today's session is related with the status of water resources in India and different sources of water. Before we start, first we discuss the problems we are facing in the future, that is demographic transition, geographical shift of population, degradation of environment, technological advancement, and the last very important वाटर स्कार्सिटी। तो अगर हम इन पांचों समस्याओं की बात करें तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं, अगर हम अपने रिसोर्सेज का इसी तरीके से यूज़ करते रहे, मिसयूज़ करते रहे, तो हमें भविष्य में इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्ट जैसे हम देखते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स व्हेन आवर population changes from rural agrarian to urban, this transition known as demographic transition। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, जनांगीय संक्रमण है, उसमें हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होती है यहाँ पर हाई बर्थ और हाई डेथ रेट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें हाई बर्थ और लो डेथ रेट जो हैं वो देखने को मिलती हैं, और जो थर्ड स्टेज होती है उस थर्ड स्टेज में हमें लो बर्थ एंड लो डेथ्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अब इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का की अवस्था का क्या हमें नुकसान होने वाला है फ्यूचर में, अगर हम बात करें तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की वजह से जो ओल्ड एज ग्रुप हैं हमारे एज स्ट्रक्चर में अबव 50 अबव 60, वो क्या हो जाएगा, उसका नंबर बढ़ जाएगा। और जब ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ती है तो किसी कंट्री को उनके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है, और उसकी वजह से क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी, कंट्री जो है वो डेवलप्ड की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम देखते हैं कि जब थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं तो उस समय हमारी पॉपुलेशन का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ओल्ड एज ग्रुप में आ जाता है, और इसकी वजह से कंट्री को ग्रोथ करने में जो है वो दिक्कत होती है। दूसरी बात अगर हम देखें जोग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन, ये भी एक बड़ा चैलेंज है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन उन एरिया में रहना पसंद करती है जहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं। जैसे कि प्लेन एरिया की अगर हम लोग बात करें और प्लेन एरिया में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो पॉपुलेशन वहाँ पर रेगुलरली बढ़ती जाएगी, और जब वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी और रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर बेसिक नीड्स जो हैं उनका फुलफ़िल होना मुश्किल हो जाएगा। तो जोग्राफिकल शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं। और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही स्टार्ट हो गया था। अगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हम लोग विश्व को देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो है उसके लेवल में बढ़ोतरी हुई है। पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो उसका लोगों की जीवन पर असर पड़ता है, बहुत सी डिजीज़ेस जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल रेगुलरली इंक्रीज़ होता जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हैं वो भी हमें देखने को मिल रहा है, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। ये भी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए एक चैलेंज है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है
वाटर स्कार्सिटी, जो पानी की कमी है ये हमें भविष्य में देखनी हो सकती है, क्योंकि आज हम चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, हम उसका मिसयूज़ करते हैं। और प्रॉपर प्लानिंग जो है कंट्रीज़, जितने भी देश हैं उनके द्वारा प्रॉपर प्लानिंग जो है वाटर मैनेजमेंट के लिए वो नहीं की जाती हैं। तो फ्यूचर जनरेशन्स जो हैं इसको वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम जो है उसको फेस कर सकती हैं। अगर हम देखें तो जो डेवलप्ड नेशन है उनके पास रिसोर्सेज और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा है, तो वो जितने भी रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड लेवल पर उनका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्यूचर जनरेशन्स को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाटर स्कार्सिटी, क्योंकि अगर पानी उपलब्ध नहीं होगा तो पृथ्वी पर हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अब वाटर स्टेटस की अगर हम लोग बात करें तो हमारी अर्थ का 71% एरिया पर वाटर अवेलेबल है एंड 29% इज़ द लैंड एरिया। ठीक है, केवल 29% पर भूमि है और 71% क्षेत्र जो है उस पर पानी है, लेकिन वो पानी जो है वो इंसानों के लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ब्रेकिश नेचर है, मतलब कि खारा पानी जो है वो हमें मिल जाता है, और वो खारा पानी सी और ओशन फॉर्म में हमें मिलता है, और उसका परसेंटेज है 97%। जो 71% हम कहते हैं कि पूरी अर्थ के 71% हिस्से पर क्या है, वाटर अवेलेबिलिटी है, उसका 97% जो है वो ओशियंस और सी में मिलता है, जो खारा पानी है जिसका यूज़ पीने में नहीं किया जा सकता। एंड ओनली 3% इज़ द फ्रेश वाटर। केवल 3% जो है वो क्या है, हमारे पास में पीने योग्य पानी है। अब ये जो फ्रेश वाटर है उसका भी मैक्सिमम हिस्सा हम अगर बात करें तो जो भी हमारे कोल्ड रीजन्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जितने ग्लेशियर्स हो गए, तो उन ग्लेशियर्स में मैक्सिमम परसेंटेज जो फ्रेश वाटर है वो रहता है। तो सरफेस वाटर बहुत ही कम परसेंटेज में हमारे पास उपलब्ध है, और उसी को हमें मैनेज करना है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए रखना है, तभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। हमें आज भी विकास करना है और फ्यूचर जनरेशन्स को भी उन सभी रिसोर्सेज को पहुंचाना है जिनकी उन्हें ज़रूरत है। तो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, चाहे हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हों, तो उस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें कि इंडिया में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका क्या स्टेटस है, द स्टेटस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, तो सबसे पहले हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करें। ओनली 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया, हमारे इंडिया जो है वो विश्व का केवल 2.45% हिस्सा जो है वो ही रखता है, और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो 16% के आसपास जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन की निवास करती हैं। टोटल पॉपुलेशन की लगभग 16% और 2.45% हमारे पास वर्ल्ड एरिया है। अब वर्ल्ड एरिया की बात करें तो बहुत कम है, और पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया में रहता है। अब हम वाटर रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन दी इंडिया। केवल 4% वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इन द कंट्री इन ए ईयर इज़ अबाउट 4000 क्यूबिक किलोमीटर। क्यूबिक किलोमीटर वाटर को मेज़र करने की एक यूनिट है, और हमारे पास में पूरे साल में केवल 4000 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो पानी प्रेसिपिटेशन से मिलता है। अब जो अवेलेबिलिटी हो रही है, द अवेलेबिलिटी फ्रॉम सरफेस एंड रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर इज़ 1869 क्यूबिक किलोमीटर।
अब जो प्रेसिपिटेशन से हमें 4000 क्यूबिक किलोमीटर मिला है, उससे जो सरफेस वाटर रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर बनता है वो हमारे पास है 1869 क्यूबिक किलोमीटर, और इसका भी ओनली 60% कैन बी पुट टू बेनिफिशियल यूजेस। केवल हम इसका 60% जो है वो हिस्सा ही यूज़ में ले पाते हैं। जो सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर है हमारे पास में, उसका केवल 60% हिस्सा ही हम यहाँ पर यूज़ ले पा रहे हैं। द टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्स इन द कंट्री इज़ ओनली 1222 क्यूबिक किलोमीटर। अब जो केवल उपयोग योग्य जल है जिसको हम उपयोग में लेते हैं वो केवल कितना है, 1122 क्यूबिक किलोमीटर जो है वो ही अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सरफेस वाटर रिसोर्सेज की, जो हमारे पास सरफेस पर अवेलेबल हैं, रिवर, लेक्स, पोन्ड्स एंड टैंक्स आर मेन सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। 4 हमारे पास मेन सोर्स होते हैं सरफेस वाटर रिसोर्स के। पहला, जो भी नदियां हैं, जो भी झीलें हैं, तालाब हैं, और जो छोटे टैंक्स होते हैं, छोटे तालाब जो हैं, वो सभी हमारे मेन सोर्स हैं सरफेस वाटर के। अबाउट 10,360 नंबर ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज एक्सिस्टेड हेयर, एंड ईच ट्रिब्यूटरी इज़ मोर देन 1.6 किलोमीटर लॉन्ग। लगभग 10,360 की संख्या में हमारे पास नदियाँ व उनकी सहायक नदियाँ हैं, और एवरेज अगर इनकी लेंथ देखी जाए तो सबकी एवरेज लेंथ या सब जो है वो 1.6 किलोमीटर से लंबी नदियाँ हैं। द मीन एनुअल फ्लो इन द रिवर बेसिन in India is estimated to be 1869 क्यूबिक किलोमीटर। जो औसत प्रवाह है, जो औसत वार्षिक प्रवाह है इन नदी बेसिनों में पानी का, वो है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। बट ओनली अबाउट 690 cubic kilometer or 32% of these water can be utilized due to topographical, hydrological and other constraints। तो अगर हम लोग बात करें तो जो 1869 क्यूबिक किलोमीटर प्रवाह है नदियों का, उसका केवल 690 क्यूबिक किलोमीटर यानी कि 32% हिस्सा ही हम लोग यूज़ ले पाते हैं। जितने भी यहाँ पर कारण अगर हम लोग बात करें तो उनमें कारणों में आपके टोपोग्राफिकल स्थलाकृतिक कारण जो है वो भी आ सकते हैं, और अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी यहाँ पर वर्क करते हैं, और दूसरे फैक्टर्स की वजह से हम केवल इतना परसेंट 32% हिस्सा ही जो है वो काम में ले सकते हैं। The size of catchment area or river basin and rainfall in its catchment area control the flow of water in the river। मेनली जितना ज़्यादा कैचमेंट एरिया होगा किसी रिवर का, उसमें वाटर भी जो है, वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा रहेगी, और रेनफॉल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिस कैचमेंट एरिया में, जिस रिवर बेसिन में ज़्यादा वर्षा की मात्रा है, ज़्यादा रेनफॉल है, वहाँ पर हमें पानी जो है वो भी, उसका फ्लो भी, उसका प्रवाह भी जो है वो ज़्यादा मिलता है। वाटर अवेलेबिलिटी इन रिवर्स इज़ मोर ड्यूरिंग मानसून देन अदर सीजन्स इन इंडिया। ये तो हम सभी को बहुत अच्छे से समझ आता है कि जो पानी की उपलब्धता है नदियों में वो मानसून के समय ही ज़्यादा होती हैं, और अगर हम बाकी के समय की बात करें तो जितनी भी पेरेनियल रिवर्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में हैं, तो उन पेरेनियल रिवर्स में जो हिमालयन माउंटेन्स है वहाँ पर जो ग्लेशियर्स हैं उनके थ्रू ही वाटर अवेलेबिलिटी हो पाती हैं। बल्कि हम अगर साउथ की रिवर्स की बात करें या फिर
जो हमारे मध्य भारत की जितनी भी नदियाँ उनकी बात करें तो यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी पूरे साल नहीं रह पाती है। तो मैक्सिमम पानी जो है वो कहाँ और किस सीज़न में आता है, वो आपको मिलेगा केवल मॉनसून सीज़न में। अब ये जो सरफेस वाटर रिसोर्सेज हैं इन इंडिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस हैव लार्ज कैचमेंट एरिया। देखिए कैचमेंट बेसिन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आपकी इंडस रिवर है, ये गंगा बेसिन है पूरा, और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो ये मेन हमारे 3 बेसिन हो जाते हैं और ये लार्ज कैचमेंट एरिया रखते हैं क्योंकि इनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज़्यादा हैं और इनमें जो फ़्लो है, एवरेज एनुअल फ़्लो है, वो भी हमें ज़्यादा दिखाई देता है। कैचमेंट एरिया ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर फॉल into the high rainfall receiving area, thus have 60% of total water resources and have only 33% of surface area in India। अब हम यहाँ पर 3 अगर बात करें रिवर्स की, रिवर बेसिन की, रिवर्स की कैचमेंट एरिया की, पहली अगर गंगा की बात करें, दूसरी ब्रह्मपुत्र और तीसरी यहाँ पर मणिपुर की एक रिवर बेसिन है, बराक रिवर बेसिन यहाँ पर। तो इस बराक रिवर बेसिन, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर बेसिन जो हैं कि टोटल वाटर रिसोर्सेज का कितना परसेंट हिस्सा रखते हैं, 60%। यहाँ पर टोटल इंडिया के 60% वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं और सरफेस एरिया की बात करें तो ये केवल 33% हिस्से पर ही उपलब्ध हैं। यानी कि गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन और बराक रिवर जो हैं, बराक बेसिन जो है वो केवल इंडिया के 33% क्षेत्र पर हैं और इस पर 60% वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हो पाते हैं। बट मोस्ट ऑफ वाटर इज़ नॉट यूटिलाइज्ड। अब ये जो 60% हमें अवेलेबल हो रहा है उसका मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है, बह करके ओशंस की तरफ पहुंच जाता है और हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर पाते। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रीजंस हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक रिवर जो हाई रेनफॉल रिसीविंग रीजन कैचमेंट एरिया हैं, यहाँ पर प्रॉपर अगर मैनेजमेंट किया जाए तो हम बहुत सा पानी जो है उसको यूज़ ले सकते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स को जो है वो कम किया जा सकता है। On the other hand, in the peninsular rivers like Godavari, Krishna, Kaveri, etc., mean annual flow of water is less, but much of their water resources has been utilized। अब ये तो पेरेनियल रिवर हो गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु रिवर, इंडस रिवर, यहाँ पर पूरे साल भर पानी अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर साउथ की रिवर्स की बात करें और उनके बेसिन की बात करें तो उनमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स जो हैं वो यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं साउथ इंडिया की, और यहाँ पर पूरे साल भर जो है वो उतना पानी नहीं मिल पाता। द एनुअल फ्लो ऑफ वाटर इज़ लेस, पूरे साल भर जो प्रवाह है वो यहाँ का कम रहता है और इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो यूज़ कर लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के जो बेसिन्स हैं, रिवर बेसिन्स, उनमें भी यूटिलाइजेशन में हमें चेंज दिखाई देता है कि साउथ इंडियन रिवर्स के मैक्सिमम पानी को यूज़ कर दिया जाता है, बल्कि नॉर्थ इंडियन रिवर्स जो हैं उनका मैक्सिमम वाटर रिसोर्सेज का हिस्सा जो है वो वेस्ट हो जाता है, हम उसका यूज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। replenishable groundwater resources available in India is 432 cubic kilometer। हमारे पास कितना replenishable ground water अवेलेबल है, 432 cubic kilometer। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र basins have about 46% of the total replenishable groundwater resources। अब ये जो दो हमने बेसिन्स देखे हैं कौन कौन से, एक तो गंगा बेसिन और दूसरा है ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये दोनों बेसिन जो हैं ये टोटल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का
रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का 46% हिस्सा रखते हैं। और अगर हम लोग हाई लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको ये हाई लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन दिखाई देता है। अब कुछ स्टेट्स की बात की जाए, वेरी हाई यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। इन 4 स्टेट में जो है बहुत बड़े लेवल पर ग्राउंड वाटर जो है वो यूज़ किया जाता है। कौन से स्टेट है? पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा हो जाएगा राजस्थान एंड फोर्थ है तमिलनाडु। इन 4 स्टेट में बहुत बड़े लेवल पर ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है। मॉडरेट लेवल की अगर हम लोग बात करें तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएंगे, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स मॉडरेट यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर करते हैं। और लो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की बात करें तो उसमें है छत्तीसगढ़, ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ की लोकेशन है। उसके बाद ओडिशा, जस्ट नज़दीक ओडिशा, और उसके बाद है केरला। तो इन 3 स्टेट में लो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर का स्टेटस हमें दिखाई देता है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट if the utilization of water continue with the present rate, there are chances that it will limit the development and create a situation of social uphill disruptions। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं अगर उनका इसी तरीके से यूज़ किया गया, इसी तेज़ गति से यूज किया गया, तो भविष्य में ऐसी स्थिति हो सकती है कि हमें सामाजिक उथल पुथल जो है वो देखने को मिल जाए और विकास जो है उस पर हमें जो है वो फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे हम कुछ बात करते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो किसके लिए, चौथा विश्व युद्ध किसके लिए हो सकता है, या फिर अगले जो भी भविष्य में वॉर होने वाले हैं वो किसके लिए होने वाले हैं, तो वो पानी के लिए। बहुत सारी जगह हम लोग कहते हैं कि पानी के लिए ऐसी बातें हो सकती हैं। तो वाटर रिसोर्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत कम मात्रा में जो है उपलब्ध है, तो इसका मैनेजमेंट किया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लेगून्स एंड बैकवाटर। सम स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव इंटेंडेड coastline and thus a number of lagoons and lakes have formed. Example of such states are Kerala, Odisha and West Bengal. तो अगर हम बात करें तो हमारे पास एक लॉन्ग कोस्ट लाइन है जिसकी लेंथ है 6100 किलोमीटर। ओनली स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें, इंडिया मेनलैंड पर जो कोस्टल लाइन है उसकी लेंथ की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर हमारी लेंथ है। तो उनमें कुछ स्टेट्स में जो शेप है कोस्टल एरिया का वो कुछ इस तरीके से है कि वहाँ पर लेगून्स, लेक जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। और इन लेगून्स लेक की अगर बात करें तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन स्टेट्स में भी मिलती है, जैसे केरला, ओडिशा और वेस्ट बंगाल में। सबसे इम्पोर्टेंट है चिल्का लेक जो ओडिशा में है, और उसके अलावा पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री पर हैं, और एक लेक जो बैकवाटर से मिलकर के बनी, बैकवाटर की वजह से बनी है, वो है वेम्बनाथ लेक। तो ये 3 लेक बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आप ज़रूर ध्यान रखिए। ड्यू टू ब्रैकिश वाटर बॉडीज़ दीज वाटर रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर फिशिंग एंड इरीगेटिंग सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ पेडी क्रॉप्स एंड कोकोनट। अब पानी जो है वो खारा है, तो जो उसका यूज़ है वो केवल फ़िशिंग में किया जा सकता है, मछली पालन में इसका यूज़ होता है, और चावल की कुछ वेराइटीज़ और नारियल जो है उनके प्रोडक्शन में इसका यूज़ जो है वो किया जा सकता है। तो ये हमारे वाटर रिसोर्सेज थे जिनमें सरफेस वाटर रिसोर्सेज हमने देखे हैं और अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की बात की है, और तीसरा लेगून्स और बैक वाटर्स हैं। तो लेगून्स और बैक वाटर्स में नॉर्मली ब्रैकिश वाटर की वजह से केवल फ़िशिंग और कुछ स्पेशल क्रॉप्स में ही इनका यूज़ लिया जा सकता है, बल्कि हम ड्रिंकिंग वाटर में
सरफेस वाटर जो है हमारा वो और अंडरग्राउंड वाटर उसको यूज़ में ले सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। भारत में जो स्थलीय और भूमिगत जल संसाधन हैं उनकी स्थिति का वर्णन करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन जो है उसको स्टडी करेंगे और किस तरीके से हमारे इंडिया में वाटर की डिमांड है और किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू।